आज चारों तरफ बीमारी की तांडव हो रही है। इस तांडव में बचाव का एक ही साधन है, उसे अपना लो, जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का शरीर शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये चैप्टर 3 है। आपको हम जो है बी पार्ट में मिल रहे हैं। ए पार्ट आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें हम मधुमेह के बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मधुमेह जो है हमारे शरीर में किस प्रकार करता है, इसलिए कौन कौन से आसन है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे दिल में संतुष्टि मिलती है कि चलो बच्चों को पसंद तो आ रहा है। आपको फ़ायदे के लिए मैं करवाता रहता हूँ। जो भी आपको समस्या है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, जिससे मैं उसको बेटर करने की कोशिश कर सकूँ। दोस्तों, मैं एक बहुत ही गंभीर बात ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखो तो पूरा देखो, क्योंकि मेरा एक विचार हमेशा रहा है कि आधा वीडियो जो होती है, अधूरी वीडियो जो होती है, बहुत खतरनाक होता है। कहा जाता है कि अधूरी ज्ञान जो होती है सबसे बड़ा खतरनाक होती है। इसलिए व्यक्तियों को या तो उसको देखो ही मत, या देखो तो पूरा ही देख के छोड़ो। इससे क्या होता है, आपको सस्पेंस नहीं बना रहता है और आप क्या रहते हो कि एग्जाम में पूरी तरह तैयार रहते हो। दोस्तों, ये पढ़ाई है, यहाँ अधूरा ज्ञान सीखने बहुत खतरनाक होता है। आपने शायद अभिमन्यु के बारे में जाना होगा, सीखा होगा, आप देखा होगा टीवीओ पे। अभिमन्यु जो तो होता है अपने माँ के गर्भ में सारे पिता से ज्ञान सीख रहा होता है, लेकिन अचानक क्या होता है, उसकी माँ सो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे ज्ञान नहीं समझ पाता। यानी चक्रव्यूह में जाना तो जानता है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसको नहीं आता है, जिसकी वजह से उसको जो है मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको अधूरा ज्ञान उसी तरह से प्राप्त हो। अगर उसकी माँ सोती नहीं तो शायद वो निकलने का भी रास्ता समझ लेता और चक्रव्यूह को तोड़ देता, तो ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए, चक्रव्यूह को तो वो बेचारा तोड़ नहीं पाया, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम का चक्रव्यूह आपको मिला है उसको आपको तोड़ लेना चाहिए। अगर तोड़ना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए, ये तो आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो, समझो तो सही है, नहीं समझो तो ये आपकी बड़प्पन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारा मधुमेह। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली अपेक्षित हमारे रक्त में शुगर की जमाव कर देता है। आपको पता है जो ये मधुमेह है वो शुगर की बीमारी को कहा जाता है, यानी डायबिटीज़। यह हमारे जो है रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ा देता है। यानी आपको पता है डायबिटीज़ जो होती है, जो रक्त तो हमारा ब्लड होता है, उसमें क्या करता है, इसकी मात्रा यानी चीनी की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। आप सोचो कि चीनी है शुगर का मतलब, नहीं दोस्तों, ये मिठासी होती है एक तरह से देखा जाए तो ये जो होता है हमारा ब्लड में आ जाता है। हमारे शरीर के रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन प्रयोग में लाया जाता है। आपको पता है कि इंसुलिन जो होता है हमारे रक्त में जो डायबिटीज़ होती है उनको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन है। यह हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन की मात्रा को उत्पन्न नहीं करता है, या जब इंसुलिन अपना कार्य भली भांति नहीं करता है तो मधुमेह बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन हमारे बॉडी में काम करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हम मधुमेह के शिकार हो जाएंगे। मधुमेह वास्तव में एक खतरनाक बीमारी है। यदि मधुमेह का नियंत्रण नहीं किया जाए तो इससे गुर्दे फेल होना, आंखों की दृष्टि का अंधा हो जाना, अंग द्वेषण होना, हृदय वाहिका संबंधी बीमारियों का होना आम बात हो जाती है। इसमें मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं, जो टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 मधुमेह में अग्नाशय ग्रंथि को इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है, नहीं उत्पन्न करता है, जिसके कारण इंसुलिन के टीके को प्रतिदिन लगवाने की आवश्यकता पड़ती है। टाइप 2 मधुमेह में क्या होता है, शरीर की अग्नाशय ग्रंथि शरीर की आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न नहीं करता है। हार्मोन उत्पन्न तो होता है, लेकिन उसका भली भांति प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम इसका शिकार हो जाते हैं। तो इसको छुटकारा पाने के लिए हम योग का भी सहारा लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला योग तो यही है, भुजंगासन। भुजंगासन तो नाम से समझते हो कि ये कोबरा की तरह होती है, कोबरा की तरह पोजीशन होता है। जैसे आपने कोबरा सांप देखा होगा, उसी प्रकार का ये भुजंगासन। देखते हैं चित्र में कैसा दिखाया गया है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो भुजंगासन के बारे में, तो इसमें यही कहा गया कि दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर और अधिक से खिंचाव कीजिए, जैसे यहाँ पर खिंचाव किया गया है। दोनों हाथों कोहनियों को मोड़ के, जैसे यहाँ मोड़ा गया है, कंधों के नीचे रखे उंगलियों के बारी और तथा आपस में मिले हुए होना चाहिए, यानी दोनों पैर जो होना चाहिए मिले होना चाहिए। श्वास भरते हुए छाती के भाग को धीरे धीरे नाभिक तक ऊपर उठाएं, सिर और गर्दन को भी ऊपर खींचें। श्वासन छोड़ते हुए पूर्व की स्थिति में फिर से जाएं। तो इस प्रकार जो है आप इसको भुजंगासन को कर सकते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये कोबरे की तरह दिखाया गया, यानी भुज की तरह बनाया गया है शेप। इसका लाभ क्या है दोस्तों, ये जो होता है हमारा मेरुदंड जो होती है, मेरुदंड को प्रभावित करता है और इससे लचीला बनता है। यह पाचन संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। यह पेट की आंतरिक दबाव को बढ़ाता है और आंतरिक अंगों विशेषकर लीवर और किडनी के लिए लाभदायक होता है। यह शरीर के मन को दोनों का आराम पहुंचाता है, यानी शरीर और मन को दोनों को ही आसान पहुंचाता है। इसकी सावधानियां तो यही होनी चाहिए दोस्तों कि रीढ़ की हड्डी में चोट वाले व्यक्तियों के द्वारा किए जाए या
आसान हानिकारक हो सकता है। यानी आपको पता है जिसको हड्डियों में चोट है उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो तकलीफ है और भी बढ़ जाता है। या पेट में चोट वाले व्यक्ति या गर्भवती महिलाओं द्वारा नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है हमारा स्टेट बनती है तो पेट पे इसका असर पड़ता है, तो गर्भवती महिलाओं के बच्चों पे असर पड़ सकता है, तो उनको करने की सलाह नहीं दी जाती है। अगला जो हमारा दोस्तों आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। यानी इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कैसे आसन करने की पद्धति बताई गई है। जैसे चित्र में आप देख रहे होगे दोस्तों कि इसमें जो है शरीर को पूरा ही लिटा दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, शवासन करते हुए दोनों हाथों के ऊपर ले जाएं और सिर, गर्दन और कमर के भाग को ऊपर की ओर खिंचाव करें, जैसे ये खिंचाव किया गया है, ठीक है। ये जो शवासन छोड़ते हुए दोनों हाथों के नीचे लाए, ठीक है। दोनों हाथों के नीचे ला के फिर क्या करना है, इसको कमर के भाग को आगे करते हुए पैरों को लगा दे, जैसे यहाँ पर ये दोनों को लगा दिया गया है। शरीर से पैर पकड़ कॉलोनियों को ज़मीन पर लगाएं और छाती जो है, माथा और छाती व पेट पूरी तरह से पैरों से लगे होना चाहिए, नहीं जो ये पार्ट है यहाँ पर लगा होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये आसन करना चाहिए। ये आसन करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि इसमें जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसमें देखिए मांसपेशियों पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अब इसका लाभ जो दोस्तों यही होता है कि मेरुदंड के अच्छा पश्च खिंचाव देता है। ये रीढ़ को, पेट और मांसपेशियों को लचीलापन बढ़ाने में बहुत काफ़ी अच्छा मदद करता है। ये उदर क्षेत्र में स्थित अंगों में रक्त संचार के सुधार में काफ़ी मदद करता है। ये शरीर मुद्रा संबंधी विकृतियों को सही करने में बहुत काफ़ी लाभदायक होता है। सावधानियां इसका यही है कि गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गर्भावस्था वाले व्यक्ति करेंगे तो उनका जो है बच्चों पे दबाव पड़ेगा, और जिनको मासिक धर्म यानी पीरियड चल रही हो उनको तो खास तौर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। स्पाइनल कलम्स में गंभीर चोट लगने पर भी नहीं करना चाहिए। उधर क्षेत्र में शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया में गुजरने वाले लोगों को परामर्श के बिना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे करने से उनको लाभ नहीं पहुंचता है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जैसे आपको पता ही है कि ये पंजे और एड़ी के बल पर कसार से बैठे होते हैं। ये निप्त भाग को ज़मीन पर रखें, दोनों हाथों से दोनों पैर के घुटने से नीचे की भाग पर लपेटें, दोनों पैरों के वक्ष स्थल या पेट पर अधिक दबाव दें, कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखें, ठीक है। तो इसका जो है आप देख सकते हो कि इसका चित्र जो है कुछ इस प्रकार होगा। इसमें जो होता है दोस्तों, इसके शरीर के में जो है काफ़ी लचीलापन आता है। यह पाचन प्रक्रिया और शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। यह पीठ दर्द से राहत देता है और जकड़न को भी कम करता है। निचले अंगों में रक्त परिशोधन में सुधार करता है, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि इसमें जो गोलाई होती है इसको मेरुदंड पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो आसन है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। सावधानियाँ इसके दोस्तों यही होती है कि इस गर्भावस्था के दौरान यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट पर दबाव पड़ रही होती है, ठीक है। हार्मनी, बवासीर, उच्च रक्तचाप और गर्भावस्था गीवा की समस्याएं वाले लोगों को ये अनुशासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगला आसन जो हमारा है दोस्तों क्या है, अर्ध मध्य अंद्रासन, यानी अर्ध मध्य अंद्रासन यानी हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सुखदायक होता है। और अस्थमा को छुटकारा पाने के लिए जो है हमारा यहाँ पर कुछ आसन दिए गए हैं, जिसमें पहला है सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन आसन के लिए विधित लाभ और सावधानी दी गई है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अस्थमा की बीमारी में जो है इस सारे जो आसन हैं उनमें क्या इफेक्ट डालते हैं। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वसन नालिकाओं को संबंधित है। आपको पता है कि अस्थमा से जो है व्यक्ति ग्रस्त रहते हैं, ठीक है। यह श्वसन नालिका में सूजन कर देती है। जो श्वसन नाली होती है आपको सांस लेने की जहाँ नली बनी होती है उसमें क्या कर देता है, ये सूजन कर देता है, यानी वो सूज सा जाता है, जिसमें वो बहुत संवेदनशील हो जाती है तथा कभी भी प्रभावशाली करने वाले चीज़ के स्पर्श से ये तीखी प्रतिक्रिया करती है, यानी काफ़ी तीखी इसकी प्रक्रिया रहेगी। इस प्रक्रिया से नालिकाओं में संकुलन होता है और इससे फेफड़े में हवा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्तियों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है अस्थमा से जो लोग ग्रसित होते हैं उनको बहुत ही तकलीफ होती रहती है, वो कभी भी कुछ भी उनको साथ घटना घट सकती है। खांसी का दौरा होना, आपको पता है खांसी इसमें जो होता ही रहता है। दिल की धड़कन बढ़ता है, सांस की रफ्तार बढ़ना, बेचैनी सा महसूस होता है, तो ये सारे अस्थमा के रोगियों के साथ होता है। सीने में जकड़न, थकावट, हाथ पैर, कंधे व पीठ में दर्द होना अस्थमा के लक्षण होते हैं। तो ये तो जो चलिए अस्थमा के जो है कुछ लक्षण दिए गए हैं।
अस्थमा जो मेनली कारण जो अस्थमा होने की होती है वो होता है धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवंशिकता, परागण कण, जानवरों की त्वचा का बाल, पंख आदि से प्रमुख कारण है। आपको पता है धूल मिट्टी कण में जाओगे तो आपको अस्थमा बीमारी अगर रहेगा तो आपके बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा। यहाँ तक कि धुआं में भी, अगर खाना बना रहे हो धुआं में तो ये भी आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। वायु प्रदूषण तो माना ही गया है। कुछ आनुवंशिकता में भी देखी जाती है कि अगर माता पिता को है तो बच्चों में भी ट्रांसफर होने की चांसेस इसमें बढ़ जाती है। परागण कण जो होती है इससे वजह से होती है। जानवर की त्वचा है तो उसकी वजह से भी होगा। पंख है तो सारे अस्थमा के कारण मुख्य बनते हैं। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता परंतु इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आपको एक बार अस्थमा की बीमारी हो जाए तो शायद आपको लाइफ टाइम इससे जूझना ही पड़ेगा। आप इससे कुछ बचाव कर सकते हो। ठीक है, सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तम आसन, मत्स्यासन को अलग नियमित किया जाए तो ये अस्थमा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो देखिए आज जो इतनी भागा दौड़ी जीवन है उसमें हमें एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालना चाहिए जिससे हम इन सारी बीमारियों से छुटकारा पाने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा है सुखासन चक्र जो है सुखासन उसमें क्या कहा गया है। सुखासन जैसे कि आप देख सकते हो, सुखासन मतलब होता है इजी पोज। इसमें मुख्यतः यही बात बताई जाती है कि दोनों पैर सामने के रखकर सीधे बैठे, जैसे ये जो है बैठे हुए हैं सीधे। ठीक है, सामान्य रूप से बैठना ही सुखासन होता है, यानी सामान्य रूप से बैठिए योग के मुद्रा में। योग के मुद्रा में बैठना ही आसन का मुख्य विशेषता रहा है। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं की जांघ के नीचे रखिए, जैसे कि ये पैर जो है एक ऊपर रहेगा और इसकी एक पार्ट इधर रहेगा। इससे ये बैठना बहुत आसान होता है। दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं और शरीर के नीचे रखिए और सिर, गर्दन और कमर को सीधे रखें, यानी आपको स्ट्रेट लाइन में रहना है। स्ट्रेट में रहिएगा तो ये आसन पूरी तरह से अच्छा रहता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या अजल मुद्रा में रखें, जैसे ये अंजलित मुद्रा है। आपको पता है जब अंजलित हम लेते हैं तो इसी रूप में हम रहते हैं, तो इस पोज में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड द लेग क्रॉसिंग ऑफ द साइंस, और लोग हमें जो लेग होती है वो क्रॉस होना चाहिए, जैसे इस चित्र में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। ध्यान के समय अधिक देर तक बैठने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पैर बदलकर भी बैठे सकते हैं, पैर बदल के भी आप बैठ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके कुछ लाभ हैं, वो लाभ देख लेते हैं क्या है। यह आसन बहुत देर तक ध्यान, ठीक है, अध्ययन आदि के समय उपयोग में लाया जा सकता है। यानी आप अगर आपको डिप्रेस हो, कोई तरह की प्रॉब्लम है तो इस मुद्रा में बैठ के आप अपने मस्तिष्क को शांत कुछ समय के लिए कर सकते हो। कमर सीधी कर बैठने से पैरों में शक्ति आती है, क्योंकि आप जो है पूरे ही जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरा सीधा रहता है, क्योंकि दर्द दूर हो जाती है। योगाभ्यास या अन्य आसन पद्मासन के और पद्मासन करने के लिए योग्य हो जाते हो, यानी इस आसन करने से काफ़ी आपको फायदा होता है। इसमें सावधानियां सिर्फ दोस्तों ये बरतना चाहिए कि हमें सुखासन करते समय एक समतल सतह पर बैठें। आप कहीं भी बैठ रहे हो तो आपका जो सतह होना चाहिए समतल होना चाहिए, बिल्कुल सपाट होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति घुटने या चटकने की चोट से पीड़ित है तो इसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको चोट वोट लगी हुई है, अगर आप इसको करते हो तो ये आपको विपरीत प्रभाव दिखा सकता है। अगला जो दोस्तों हमारा है चक्र आसन। चक्र आसन तो आप समझ सकते हो व्हील पोज। व्हील पोज का मतलब होता है आपको एक चक्के के समान आपको बनना है। इसको करने का क्या तरीका है, दोनों पैर सीधे करते हुए आपको जो एक पैर को सीधा करते हुए आप कमर के बल लेट जाएं, जैसे ये लेट गया। ठीक है, दोनों पैरों घुटने से मोड़ कर, या दोनों पैर घुटने के मोड़ कर एड़ियों से नितंब स्पर्श करते हुए देखिए। ठीक है, दोनों हाथों को मोड़ कर कंधे के पीछे रखें और हाथों को पंजे अंदर की ओर मोड़ ले, जैसे ये मोड़ा गया है, अंदर की तरफ मोड़ लिया जाता है। हाथों और पैरों को ऊपर, पूरे शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे इसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। शरीर के ऊपरी और अधिक से अधिक खिंचाव दे जिसके कि चक्र बन जाए, यानी आपको इस चक्र के रूप में आपको इसको बनाना है, यानी इसको तभी तो इसको कहा गया है चक्रासन। चक्रासन के जो है कुछ फायदे हैं, वो देखते हैं क्या फायदे हैं। इसमें चक्रासन में ये होता है कि पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, यानी क्योंकि ये चक्र होता है तो पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें रक्त संचार, मांसपेशियां, हड्डी में लचीलापन आता है, यानी काफ़ी आपका जो हड्डी सब है लचीला आ जाएगा। कमर दर्द की दूर हो जाती है, फेफड़े में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ता है और इससे शरीर की कार्य क्षमता भी बढ़ जाता है। और भी कई लाभ हैं, जैसे अस्थमा के रोगी के लिए भी इस आसन की सलाह दी जाती है। युक्ति, अग्नाशय और गुर्दे की कार्यशैली में सुधार भी किया जाता है। उसके बाद जो है कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां क्या है, यह पीठ की गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए अनुसूचित माना गया है, यानी जो जिनके पीठ की बीमारी है उनको ये नहीं करना चाहिए। यह हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप, हानियों वाले व्यक्तियों द्वारा ये नहीं किया जाना चाहिए, उनको ये गलत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमारा है
गौमुखासन। गौमुखासन जो होती है यानी काउ फेस पोज, आप समझ सकते हो कि इसमें काउ के फेस बनाना होता है। देखते हैं इस आसन में क्या है। इसको करने का प्रक्रिया दोस्तों यही रहती है कि गौमुख आसन यह योग करते समय शरीर का आकार गाय के मुख के समान होने के कारण इसे गौमुख आसन कहा गया है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं द काउ फेस पोज। ठीक है, इसकी प्रक्रिया यही होती है। सुखासन दंडासन में बैठ जाए, पहले तो दंड आसन में आप बैठ जाए, जैसे ये बैठा हुआ है दंड आसन में। बाएं पैर की एड़ी को दाहिनी नितंब से पास रखिए, दाहिनी पैर के बाएं जांघ के ऊपर से करते हुए इस प्रकार स्थिर करें कि एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। बाएं हाथ के पीठ के पीछे मोड़कर हथेली को ऊपर की ओर ले जाएं। दाहिनी हाथ के दाहिनी कंधे पर सीधा उठा ले और पीछे की ओर घूमते हुए कोहनी से मोड़कर हाथों के परम पर बांध ले। अब दो हाथों को धीरे धीरे अपनी दिशा में खींचे। अब दृष्टि सामने की ओर रखें और पैर बदलकर भी करें। यानी ये आसन करना बहुत ही आसान है, कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा परिश्रम की ज़रूरत है। तो ये आसन बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब दोस्तों से कुछ लाभ भी हैं। लाभ इसमें ये होती है कि यह रीढ़ की हड्डी और प्रसव गार्डन को लचीलापन में सुधार करता है। यह पीठ दर्द और कंधे के आसपास अकड़न को भी दूर करने में मदद करता है। यह आंत के अंगों, गुर्दे, युक्ति आदि की कार्य कुशलता में सुधार करता है। अस्थमा के बचाव के लिए उपयोगी, वजन को कम करता है और शरीर के सुडौल, लचीला और आकर्षक बनाता है। यानी शरीर को काफ़ी आकर्षक और सुडील बनाता है। लेकिन सावधानियां भी बहुत ज़रूरी है। इसको करते हुए हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में चोट, सिर दर्द या स्पॉन्डिलोसिस आदि पीड़ित लोगों को यह अनुचित नहीं करना चाहिए। इसे आसन को हमेशा खाली पेट या भोजन के कम से कम 10 से 20 घंटे बाद करना पसंद करना चाहिए, क्योंकि इसका आप पे विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा और ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस आसन के दौरान अधिक खिंचाव से बचे, इसमें चोट लग सकती है। इसे थोड़ा खिंचाव से बचे, नहीं तो ये आपको चोट भी पहुंचा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान थोड़ा रखिए। अब देखते हैं हमारा अगला आसन क्या है। दोस्तों हमारा अगला आसन जो है पर्वत आसन। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पर्वत के समान बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है पर्वत आसन में, इस आसन करते समय मनुष्य की आकृति एक पर्वत समान हो जाता है, जिस कारण इसे पर्वत आसन कहा गया है। यह आसन करने की बहुत ही सरल होता है। इसमें क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों। खड़े होने की स्थिति में यह आसन सूर्य नमस्कार के चौथे और 9वें चरण के दौरान प्राप्त किया जाता है। यानी सूर्य जो होती है आपका नमस्कार, उस बेस पे इसको थोड़ा सा किया जाता है। इसमें जो होता है पद्मासन की स्थिति प्राप्त करने के बाद बैठने की स्थिति में पर्वतासन किया जा सकता है। सबसे पहले पैरों को क्रॉस करते हुए बैठ जाए, जैसे कि यहाँ पर करते हुए दिखाया गया है, क्रॉस करते हुए। ठीक है, और फिर क्या करें, दाएं पैर को बाईं जांघ पर और बाएं पैर को दाईं जांघ पर रखें। अब उंगली को क्रॉस करते हुए अपने हाथ को सामने की ओर फैलाएं। अपनी भुजा को ऊपर की ओर फैलाएं और पार करते समय हथेली के अंदर की ओर मोड़ उंगलियां उठाएं। अंतिम स्थिति तक पर्वत स्थिति में रहे, यानी काफ़ी टाइम तक आपको इसी स्थिति में रहना पड़ेगा, जिससे ये पर्वत आसन कहलाएगा। ठीक है, इसका लाभ जो यही होती है कि अस्थमा की बीमारी में बहुत ही लाभदायक है। रक्त साफ करता है, ये सबसे बड़ी बात है। ये रक्त को क्या करता है दोस्तों, साफ करता है। सावधानियां क्या है, घुटने की समस्या जो होती है, इसमें थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। घुटने की समस्या होने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। हृदय रोग और रीढ़ की हड्डियों में चोट लगने वाले लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आता है। और सबसे अच्छा इसका लाभ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें ये होती है कि कंधे और गर्दन की जकड़ जो होती है और तनाव से दूर होता है। आपको पता है कि कंधे और गर्दन के अकड़ से सभी लोग जकड़े रहते हैं, सबको कंधे और गर्दन में हमेशा दर्द रहती है। तो ये आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सीना चौड़ा और कंधे को मजबूत भी करता है, सीना भी चौड़ा करता है। जो बच्चे फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन माना गया है। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट होती है वो फेफड़ा जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है इससे। तो ये आसन बहुत काफ़ी अच्छा माना गया है। हमारा अगला आसन जो है दोस्तों वो है आपका मत्स्य आसन। मत्स्य आसन देखते हैं क्या है। मत्स्य आसन भी दोस्तों बहुत ही काफ़ी अच्छा माना गया है। मत्स्य आसन में फिश पोज कहते हैं हम इसको। यह आसन में पानी में किए जाए तो शरीर मछली की तरह तैरने लग जाता है। इसे मत्स्यासन इसलिए कहा जाता है, यानी ये काफ़ी मछली के जैसे हमें वेश बनाना पड़ता है। इसमें यह होता है कि दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे रखकर बैठ जाए, पद्मासन लगाए। यानी पहले तो आपको पद्मासन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आसन स्टार्ट होती है। दोनों हाथों कोहनियों को सहारा लेते हुए कमर को बल लेट जाए, जैसे कमर के बल जो है लेटने की स्थिति में है। ठीक है, हाथ और सहारे गर्दन को मोड़े तथा माथे को जमीन के साथ लगा दे, जैसे ये माथे जो है जमीन के साथ लगा दिया गया है। तो ये तरह से जो है मत्स्यासन होना स्टार्ट होता है।
उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों हाथों को पैरों का अंगूठे पकड़े और कोहनियों को ज़मीन से लगाए, जैसे आप चित्र में देख रहे हो। पेट के भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। तो ये जो है हमारा मत्स्यासन करने का तरीका है। अब इसमें लाभ क्या है, यह आसन दम्मे के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो दम्मे के रोगी होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक यानी रामबाण माना गया है। ये क्या करता है, शुद्ध रक्त के निर्माण तथा संचार करता है, मधुमेह तथा पेट के रोगों को दूर करता है, स्पाइनल क्लम्स और लचीलेपन में सुधार करता है और कंधे और गर्दन की जकड़ को भी दूर करता है। यह थायराइड ग्रंथियों और कार्य क्षमता को सुधार करता है और इस प्रकार थायराइड रोगों के लिए फ़ायदेमंद काफ़ी माना जाता है। सावधानियां दोस्तों इसमें यही होती है कि यह उच्च या निम्न रक्तचाप में नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कम ब्लड प्रेशर है तो उसको नहीं करना चाहिए। माइग्रेन और अंधत्व से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। स्पाइनल क्लम्स के गंभीर चोट के सतह इसकी अनुशासन नहीं की जाती है। मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए। जो स्त्री को पीरियड है उनको नहीं करना चाहिए, या जो स्त्री गर्भ धारण कर रखी है उनको करना ये वर्जित माना गया है, क्योंकि ये उन पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। अगला आसन दोस्तों क्या है हमारा, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होती है वो भी बहुत लोगों में पाया जाता है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास आसन है जो हमने पहले भी कर चुके हैं और जो रह गया हम इसमें करेंगे। इसमें क्या है, तरासन है, ब्रजासन है, पवन मुक्त आसन है, अर्धचक्रासन है, भुग आसन है, श्वासन आसन है के लिए भी है। और इसमें हम प्रोसीजर बेनिफिट पढ़ेंगे कि लाभ और सावधानियां भी पढ़ेंगे। उच्च रक्त में क्या होता है, उच्च रक्तचाप जो सामान्य से ऊपर रक्तचाप बढ़ना होता है। स्टोलिक और डायटलिक दबाव दोनों ही जोखिम कारक हैं। इसमें क्या होता है, 140 mm से Hg के अवधि स्टोलिक रक्तचाप होता है, जिसमें 90 से अधिक स्टोलिक रक्तचाप को आमतौर पर उच्च रक्तचाप के रूप में स्वीकृत किया गया है। उच्च रक्तचाप के प्रकार कितने थे, इसको जो टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है प्राथमिक उच्च रक्तचाप को आवश्यक उच्च रक्तचाप के रूप में भी जाना जाता है। यह उच्च रक्तचाप का सबसे प्रचलित रूप है और इसका कोई पहचान योग्य कोई कारण नहीं होता है। इसके प्रकार है सामान्य उच्च रक्तचाप यानी घातक रक्तचाप, ठीक है। मध्य उच्च रक्तचाप क्या होती है, किसी भी अंतवहील बीमारी या दवा के कारण उच्च रक्तचाप होते हैं। इसके कारण हृदय उच्च रक्तदाब हो जाती है, उच्च जो होते हैं आपका किडनी का उच्च रक्तचाप बढ़ जाती है, तंत्रिका का बढ़ जाती है, गर्भावस्था के प्रेरित उच्च रक्तचाप हो जाती है। तो ये जो है काफ़ी आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ती है। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होते हैं देखते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपरटेंशन क्या होती है। उच्च रक्तचाप अपने आप में इसमें मुख्य है। इसका मतलब यह है कि कोई संकेत या कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होती है, यानी इसका कोई अपना लक्षण नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कि उच्च रक्तचापों और साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है, यानी साइलेंट किलर के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यह हृदय रोग प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। बिना रोगी के इस बात के बारे में पता चले ही वो रक्तचाप आप पीड़ित हो सकते हो। इसलिए इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं कि आपको पता भी नहीं होगा और अब इसका आप शिकार भी हो जाओगे। उच्च रक्तचाप भी कुछ अंगों में समस्या पैदा कर सकता है। एक लंबी बीमारी से धनिष्ठ जैसे जटिलताएं हो सकती है, जहां रक्त वाहिकाओं में प्लेट जमा हो जाता है, वो यह भी हो सकता है। भूख विफलता, बॉम्ब पेल्कुल विफलता, रोग पालस, मस्तिष्क रक्तचाप तो आदि में हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारा इसी में एक ही आता है तरासन। तरासन क्या होती है, तरासन होता है प्लेम ट्री पोज। देखते हैं क्या है इसमें दोस्तों। तरासन में यही होता है जैसे आप चित्र में देख सकते हो कि प्रारंभिक अवस्था में सीधे खड़े हों और पैर एक साथ अपनी भुजाओं को बगल की स्थिति में रखें, जैसे कि आप चित्र में देख भी सकते हो। अब अपनी एड़ी को ऊपर उठाएं और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो ये इसको ऊपर ले जाना होता है। इस आसन में घुटने के जोड़, रीढ़ की हड्डी और हाथ सीधे और खींचते हुए होना चाहिए, ठीक है। इस आसन को करते समय सांस ले और प्रारंभिक स्थिति में वापस आते समय धीरे धीरे सांस को छोड़िए। तो ये आसन जो होता है इस बेस पे किया जाता है। इसका लाभ दोस्तों यही होता है कि यह पेट की मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है, इसलिए पाचन में सुधार करता है और घुटने और जांघों और टखने में मजबूत करता है। तो ये आसन इसलिए की जाती है। साथ में ये क्या करता है, स्पाइनल कलम्स की मांसपेशियों को लचीलापन में सुधार करता है। यह आसन चपटे पांव और सुधारात्मक उपाय में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र को विकसित और सक्रिय करता है। तो इस तरह से जो है इसका काफ़ी उपयोग होता है। लेकिन इसकी कुछ सावधानियां भी है। सावधानियां जो यही है कि इसमें सिर दर्द, अनिद्रा और निम्न रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान उचित मार्गदर्शन के साथ पैरों को चौड़ा करके यह आसन करना चाहिए। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस आसन को करने की अवधि जो होता है अभ्यास पर निर्भर करता है। शुरुआती लोगों को इसे 15 से 20 सेकेंड से अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो उन पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट एक दिन करोगे आसन तो ये काफ़ी आप पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दोस्तों क्या है,
अर्ध चक्रासन। देखते हैं अर्ध चक्रासन में क्या कहा गया है। अर्ध चक्र जैसे चक्र देख सकते हो कि अर्ध जो चक्र का आसन जो होती है कैसे, यानी इसमें लेटरल जो व्हील पोज होती है, दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं, हाथों को शरीर के पास रखें, अपने हाथों को कुल्हे पर रखें, यानी यहाँ पर कुल्हे पर रखा गया है। तो इस तरह से जो है ये आसन किया जाता है। फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, धीमी गति से सांस लेने के साथ अपने घुटनों को जो झुकाएं बिना पीछे मुड़े हुए, कुछ समय इसी मुद्रा में रहे तो इस तरह से आसन को जो है कंप्लीट माना जाता है। इसका लाभ दोस्तों यही होता है कि यह अतिरिक्त चर्बी कम करने और फेफड़े को संबंधी उपचार के लिए इसे उपयुक्त आसान माना जाता है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीले में सुधार करता है और यह स्पॉन्डिलोलाइटिस और स्पॉन्डिलोसिस के ठीक करने में मदद करता है। सावधानी दोस्तों यही होती है कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। घुटने के जोड़ों को दर्द वाले लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पर उनका प्रभाव गलत पड़ता है। अगला आसन जो है हमारा दोस्तों क्या है, सुआसन। सुआसन ये जो है क्रोपसिस पोज। देखते हैं क्रोपसिस पोज में क्या कहा गया है। इसमें दोस्तों यही है कि यह एक परंपरागत विश्राम की स्थिति है। यह स्थिति सुआसन कहलाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति का शरीर मृत व्यक्ति के समान दिखाई देता है। संस्कृत भाषा का शब्द का अर्थ मृत शरीर है, ठीक है। शव का अर्थ ही होता है मृत, यानी इसलिए इसको शव आसन कहा गया है। शव का मतलब ही होता है मृत शरीर। अब इसका प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया यही है कि रीढ़ की हड्डी की स्थिति में लेट जाएं और अपने शरीर के पूरी तरह से आराम दें। अपने पैरों को 30 से 40 डिग्री के दूर में रखें, अपनी बाहों का हथेलियों के साथ ऊपर की ओर रखें, आंखें धीरे से सांस लेते हुए बंद कर लें। इसे हर आसन को पूरा करने के बाद करना चाहिए, सारे आसन हो जाए तब ये आसन करें। इसका लाभ दोस्तों क्या होता है, यह शरीर की आराम देता है और श्वसन को नियंत्रण करता है, दबाव और तनाव को कम करता है, एकाग्रता में सुधार करता है, यानी काफ़ी आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। सावधानी इसका सिर्फ एक ही है कि इसी पीठ दर्द वाले लोग इस आसन को घुटने के नीचे गोल तकिया रख के कर सकते हैं, और गोल तकिया रख के करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगला जो है हम देख लेते हैं क्या है। अगला जो दोस्तों हमारा क्या है, पीठ के दर्द के लिए आसन। आपको पता है कि लोग जो होते हैं पीठ के दर्द से आसन से तड़पते रहते हैं, तो इसके लिए कुछ जो है हमारा प्रोसीजर है पीठ के दर्द का छुटकारा पाने के लिए। कौन कौन से आसन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आसन इसमें यही आता है तरासन, उसका होता है अद्र मध्योदरासन, उसका वक्रासन, शलभासन, भुजंगासन के लिए विधि, यानी इसमें कह सकते हो कि बैक पेन के लिए हमारा ये सारे आसन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम कई आसन तो हम पहले ही कर चुके हैं, तारासन कर ही चुके हैं, वक्रासन कर चुके हैं। तो वक्र आसन के बारे में हमने जानना है, क्योंकि हमने वक्र आसन अभी नहीं किया है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो पीठ का दर्द होता है, बैक पेन होता है, पीठ की तरह एक व्यापक समस्या होती है लोगों में। जो पीठ के दर्द आधुनिक जीवन शैली को देन है, क्योंकि आधुनिक जीवन में आप आ चुके हो तो आपको हर समय कुर्सी पर बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से पीठ में दर्द हो ही जाता है। दुनिया भर में लोग बदलती है और निष्कर्षित जीवन शैली को चलते हर तरह की समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। पीठ दर्द उनमें से एक है। वास्तव में पीठ दर्द केवल हमारे देश की समस्या नहीं अतुल, यह एक विश्वव्यापी समस्या है। वास्तव में 10 में से 9 व्यक्ति पीठ दर्द से अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य ही महसूस करते होंगे। इसलिए यह कहा जाता है कि सारे विश्व में जो है पीठ दर्द एक बहुत ही असामान्य समस्या है। इस समस्या के कारण प्रभावित व्यक्ति को अपना कार्य आसानी पूर्वक या कुशलता पर करने योग्य नहीं होते हैं। पीठ दर्द बुरी तरह से व्यक्तियों के संबंधित आदतें होती है। अतिभार होना, शारीरिक क्रिया या व्यायाम का अभाव, लचक की कमी, पीठ पर अधिक दबाव होना आदि हो सकती है। योग करने से पीठ दर्द से बचाव हो सकता है, इसलिए हम जो है इस सारे आसन को प्रेफर करते हैं। अब इसमें से जो है कई आसन हमने आपको पहले ही बता चुका हूं। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट आसन जो है वो है वक्र आसन। अब देखते हैं जो है वक्र आसन वो क्या है, यानी ट्विस्टेड पोज क्या है। दोस्तों ट्विस्टेड पोज जैसे आप देख सकते हो चित्रों में, इसमें यह कहा गया है कि वक्र आसन बैठ कर किए जाने वाले आसन है। इस आसन में रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होती है, इसलिए इसका नाम वक्र आसन रख दिया गया है, ठीक है। यह आसन रीढ़ की हड्डियों की सक्रियता को बढ़ाता है। अब इसको करने का तरीका क्या है, दोनों पैर को सामने की ओर रखकर सीधे बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने रख लें, जैसे आप चित्र में देख सकते हो। बाएं पैर को मोड़े तलवे और दाहिनी पैर के पास जमीन पर रखें। बाएं पैर की स्थिति को 90 डिग्री की स्थिति होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, दाहिनी कोहली को मोड़े और दाहिनी कोहली के बाहरी हिस्से को बाएं घुटने के पास रखें और दाहिनी हाथ को बाएं पैर के बगल में रखें। अपनी सिर को अपनी बाएं और मोड़े और अपने बाएं जो है हाथ के कोल्हे को ठीक पीछे फर्श पर सपाट रखें। इस स्थिति को बनाए रखिए। आरंभिक अवस्था में
वापस आते समय सांस छोड़े और सबसे पहले अपने सिर को दाएं ओर मोड़े। तो हमें कोई भी आसन करना होता है तो हमें जो सामान्य है आपका श्वासन दर होना चाहिए, तभी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस आसन के जो है क्या लाभ है, यह रीढ़ की हड्डी के लचीला बनाने में बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, ये कब्ज के और पीठ के निचले हिस्से के दर्द को दूर करता है। कब्ज और पीठ के निचले हिस्से के दर्द को दूर करना इसका सबसे बड़ा काम है। यह पेट के आसपास चर्बी को कम करने में मदद करता है और शरीर में रक्त परिसंचरण और स्नायु पेशी समान को सुधार करता है। अब इसी कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए करते समय, वो क्या है देखते हैं। रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या स्लिप डिस्क आदि के पीड़ित व्यक्तियों के लिए इसकी अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, जिनको आपको चोट है, गंभीर चोट है या स्लिप डिस्क है, उनको करना वर्जित माना गया है। अनुचित झटके और बल के साथ इस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास न करें, यानी अनुचित झटके न दें। जिनसे पेट की पूर्व में सर्जरी हुई हो उनको ये करने के लिए बिल्कुल ही सख्त मना किया गया है कि पेट की सर्जरी वाले व्यक्ति इसको न करे तो बेस्ट होगा। अगला आसन है हमारा दोस्तों शल्यभासन, यानी शल्यभासन में वही कहते हैं लोकोस्ट पोज। देखते हैं इसमें क्या है। ये जो है दोस्तों, ये शलभ का अर्थ टिड्डी होता है। आसन के अंतिम मुद्रा में शरीर टिड्डी जैसा लगता है, इसे इस नाम से जाना जाता है। आपको पता है, जैसे आप देख रहे होंगे ये कुछ टिड्डा जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, यानी ग्रास हॉपर। इसमें यही होता है कि पेट के बल आप लेट जाएं, अपने हथेलियों को जांघों के नीचे रखें, जैसे जांघ के नीचे रखा गया है, और एड़ियों को आपस में मोड़ जोड़ कर रखें। सांस लेते हुए अपने पैरों को यथासंभव ऊपर ले जाएं। ध्यान रखें कि इस अवस्था में जो आपके टोडी है को जमीन पर टिकाए रखें। जैसे टोडी होती है उसको, यानी जो आपका मुंह के जो टोडी होती है उसको टिका के रखना बहुत जरूरी होती है। इस अवस्था में कुछ समय रहे, सांस छोड़ते हुए पाँव नीचे लगाएं। इस तरह उसे 5 बार करें, इससे ये आसन ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका लाभ जो है क्या है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा लाभ तो यही हो कि सबसे लाभकारी प्रभाव पेट और रीढ़ की हड्डी स्तंभ क्षेत्र की मजबूती होती है। पीठ दर्द और कब्ज के राहत दिलाती है। पाचन और लचीलेपन में सुधार करता है और वसा को कम करने में मदद करता है। और नियमित अभ्यास से गीवा और रीढ़ की हड्डी को रोग ठीक हो जाता है। शरीर में स्नायु पेशी में सुधार करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो सावधानियां बरतने की जरूरत है वो क्या है, ये गंभीर रीढ़ की हड्डी के चोट से ग्रस्त व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। उदर क्षेत्र में शल्य क्रिया के बाद यह नहीं करना चाहिए। उदर में आपको कोई शल्य क्रिया हो रखा है, कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो आपको ये करना वर्जित माना गया है। इसका आपका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। दोस्तों ये सारे हमारे जो आसन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही आपके लिए जरूरी भी थे। आपको पढ़ाई के साथ साथ आपके दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये आसन जो मैंने बताया है वो काफ़ी अच्छा है और आपको प्रतिदिन करना चाहिए। और साथ में एक काम और करना चाहिए, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने गलियों के मोहल्ले के जो बच्चे हैं जो +2 में पढ़ रहे हैं, CBSE बोर्ड से या कोई भी बोर्ड से, उनको ये जो फिजिकल एजुकेशन जो मैंने डाला है उनके बारे में उनको बताइए, जिससे उनको भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो मैं इसी आशा के साथ कि आप ऐसा कीजिएगा और दूसरे के हेल्प करने का ही आपके अंदर विचार होगा। हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी के साथ टॉपिक खत्म हो जाता है दोस्तों, हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।